आज से करीब 10 से 15 साल पहले तक अगर दुनिया के किसी बड़े नेता के मुंह से न्यूक्लियर शब्द भी निकल जाता तो हड़कंप मच जाता था। विश्लेषण होता था कि आखिर उस नेता को न्यूक्लियर वेपन बोलने की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन आज परमाणु शक्ति से संपन्न देश एक दूसरे को इस नाम से डराने में लगे हैं। एक दौर की न्यूक्लियर डिप्लोमेसी अब न्यूक्लियर डिस्प्ले बन चुकी है। हालात ऐसे हैं कि कुछ ताकतवर मुल्क न्यूक्लियर ट्रिगर को दबाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि उनकी एक गलती सिर्फ 72 घंटे के अंदर दुनिया को खत्म कर सकती है। यह दावा अमेरिका की मशहूर पत्रकार और लेखक एनी जैकब्सन ने किया है। एनी ने इस विषय पर एक किताब लिखी है, या यूं कहिए कि उन्होंने डूम्सडे की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। सोलह जुलाई 1945, न्यू मैक्सिको, अमेरिका। न्यू मैक्सिको के शांत रेगिस्तान में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने मानव सभ्यता को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यह दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण जिसे अमेरिका ने नाम दिया था ट्रिनिटी टेस्ट। ये वो पल था जब विज्ञान ने मानव के हाथ में एक ऐसा हथियार पकड़ाया जिसकी ताकत का अंदाजा दुनिया को बाद में हुआ। अगस्त 1945, हिरोशिमा, जापान। ट्रिनिटी टेस्ट की धूल अभी जमीन पर सही से बैठी भी नहीं थी कि अमेरिका ने अपने विनाशकारी हथियार को इंसानों पर आजमा दिया। लिटिल बॉय नाम का पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया। जमीन पर गिरते ही तापमान हजारों डिग्री ऊपर चला गया। पूरा शहर पिघलने लगा और हजारों लोग कुछ ही सेकंडों में खत्म हो गए। इसी दिन से दुनिया में परमाणु युग की असली शुरुआत हुई। अगस्त 1945, नागासाकी, जापान। हिरोशिमा के महज 72 घंटे बाद नागासाकी में अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम गिराया। इसका नाम था फैटमैन। ये पहले वाले बम से ज्यादा विध्वंसकारी था। जब दो शहर खत्म हो गए तो लोगों को एहसास हुआ कि न्यूक्लियर हथियार किसी युद्ध का नहीं बल्कि सभ्यता के अंत का प्रतीक। इन दो हमलों के बाद दुनिया में ताकत के समीकरण पूरी तरह बदल गए। हर देश ने सोचा कि परमाणु हथियार ही असली ताकत है, लिहाजा परीक्षणों की होड़ चल पड़ी। इतिहास को बारीकी से देखेंगे तो पता चलेगा कि हर बार जब किसी देश ने परमाणु हथियार बनाया तो उसका जवाब देने के लिए दूसरे देशों ने भी वैसे ही हथियार तैयार किए। सबसे पहले अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन बनाए तो जवाब में सोवियत यूनियन ने परमाणु कारखाना खोल दिया। सोवियत की ताकत बढ़ी तो ब्रिटेन ने भी परमाणु क्लब में खुद को जोड़ लिया। ब्रिटेन की न्यूक्लियर क्षमता ने फ्रांस की चिंता बढ़ाई और फ्रांस भी इस तकनीक का मालिक बन गया। फिर यूरोप में चल रही न्यूक्लियर रेस एशिया तक पहुंची। चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया। चीन के दबदबे का जवाब सबसे पहले भारत ने दिया।
1974 में स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट और 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों के साथ भारत के बाद पाकिस्तान ने चोरी की तकनीक से अपनी न्यूक्लियर क्षमता हासिल कर ली। उधर मिडिल ईस्ट में इजराइल पहले ही गुपचुप तरीके से परमाणु शक्ति बन चुका था और उत्तर कोरिया ने भी दुनिया की नजरों से छिपते छिपाते खुद को न्यूक्लियर पावर बना लिया था। आज हालात ये हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी के 80 वर्षों बाद आधिकारिक तौर पर 9 देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन। इन 9 देशों के पास जितने परमाणु हथियार हैं, उनसे इस पृथ्वी को 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि 12 बार मिटाया जा सकता है। लेकिन अमेरिकी पत्रकार और लेखक एनी जैकबसन ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ी तो दुनिया को 12 बार मिटाने की नौबत ही नहीं आएगी। अपनी किताब न्यूक्लियर वॉर अ सिनेरियो में एनी लिखती है कि अगर दुनिया में परमाणु जंग छिड़ी तो सिर्फ 72 घंटे के अंदर दुनिया की 60% आबादी यानी करीब 5 अरब लोग खत्म हो जाएंगे। एनी का मानना है कि यह भयावह स्थिति तब बनेगी जब उत्तर कोरिया या रूस में से कोई एक देश अमेरिका पर परमाणु मिसाइल दागे। एनी जैकबसन ने अपनी किताब में विस्तार से बताया कि अगर उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर परमाणु मिसाइल दागी तो कैसे अगले 72 घंटे में 5 अरब लोगों पर संकट आ सकता है। इसके लिए एनी ने एक सिनेरियो बनाया, यानी अपनी कल्पना पर आधारित जंग का सीन तैयार किया। इसे आप एनी जैकबसन की डूम्सडे स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। एनी के मुताबिक अगर उत्तर कोरिया अमेरिका के वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया को निशाना बनाते हुए 2 परमाणु मिसाइलें दागता है तो अमेरिका के तमाम सैटेलाइट, रडार और डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति को तुरंत बंकर में ले जाया जाएगा और न्यूक्लियर फुटबॉल को एक्टिव कर दिया जाएगा। उत्तर कोरिया से छोड़ी गई मिसाइल को अमेरिका तक पहुंचने में सिर्फ 33 मिनट लगेंगे और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास फैसला लेने के लिए सिर्फ 6 मिनट होंगे। अब मान लीजिए अमेरिका ने पलटवार करते हुए उत्तर कोरिया पर परमाणु मिसाइलें दाग दी तो उसकी मिसाइलें रूस के हवाई क्षेत्र से गुजरेंगी। इन हालात में कई बार कम्युनिकेशन की समस्या होती है, तो हो सकता है कि रूस को इस मिसाइल अटैक की सच्चाई पता करने में थोड़ा वक्त लग जाए, यानी वो वक्त रहते ये नहीं समझ पाएगा कि हमला उत्तर कोरिया पर है या उस पर। और ऐसी स्थिति में रूस को खुद के बचाव के लिए अमेरिका पर परमाणु मिसाइल दागनी पड़ेगी। एनी जैकबसन मानती है कि रूस की मिसाइलों के उड़ते ही परमाणु जंग शुरू हो जाएगी और सिर्फ 72 घंटे के अंदर आधी से ज्यादा दुनिया तबाह हो जाएगी। एनी के न्यूक्लियर सिनेरियो में जो लोग बच जाएंगे वो बाद में न्यूक्लियर विंटर से मारे जाएंगे। न्यूक्लियर विंटर वो स्थिति है जब बड़े पैमाने पर परमाणु विस्फोट के बाद आसमान में धुआं, राख और धूल की मोटी परत फैल जाती है। ये परत इतनी मोटी होती है कि सूरज की रोशनी धरती तक ठीक से नहीं पहुंच पाती। इससे पृथ्वी ठंडी होने लगती है, तापमान गिर जाता है और मौसम बदल जाता है। धीरे धीरे फसलें नष्ट होने लगती हैं और भूखमरी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। किसी बड़े परमाणु युद्ध के बाद धरती महीनों या वर्षों तक अंधेरे, ठंड और सूनेपन में डूब सकती है। इसी भयानक परिस्थिति को न्यूक्लियर विंटर कहा जाता है। एनी की किताब दुनिया को डराने से ज्यादा सावधान करती है। उस किताब में एक ऐसे भविष्य की कल्पना है जिसे जीना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन उस तरफ कदम हर कोई बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक बार फिर जनरल जियाउल हक और जनरल अयूब खान के दौर वाली फौजी तानाशाही की वापसी हो चुकी है। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने हाथ में इतनी ज्यादा शक्तियां इकट्ठा कर ली हैं कि वहां सत्ता का केंद्र अब सिर्फ मुनीर है। पाकिस्तान की सरकार और वहां की राजनीतिक पार्टियां अब मुनीर के हाथ का खिलौना बनकर रह जाएंगी।
पाकिस्तान में अब वही होगा जो मुनीर चाहेंगे, क्योंकि मुनीर पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल जियाउल हक की राह पर चल पड़े हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक के दौर के काले दिन फिर से लौट आए। पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक की रूह नई शक्ल में वापस आ गई। वो शक्ल और चेहरा है जनरल आसिम मुनीर। आसिम मुनीर का पद और उनकी वर्दी का कद बढ़ाने के बाद पाकिस्तान फिर से उसी दौर में पहुंच गया है जब पाकिस्तान में सरकार की नहीं बल्कि सेना का कानून चलता था। पाकिस्तान में मुनीर की तुलना जनरल जियाउल हक से क्यों की जा रही है, पहले उसे भी जान लीजिए। साल 1976 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने जियाउल हक को प्रमोट कर जनरल बनाया था। बाद में साल 1977 में जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। जनरल जियाउल हक साल 1978 में खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने पाकिस्तान में इस्लामीकरण को तेज कर दिया। जियाउल हक ने पाकिस्तान की परमाणु बम परियोजना को बढ़ावा दिया। जियाउल हक के दौर में पाकिस्तान में सेना की तानाशाही और जुल्म बहुत बढ़ गया। पाकिस्तान एक बार फिर उसी रास्ते पर खड़ा है जहां से उसके इतिहास में तख्ता पलट शुरू होते रहे हैं। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में जब भी सेना और वहां के आर्मी चीफ की ताकत बढ़ी है, उसका नतीजा हमेशा तख्ता पलट ही रहा है। ऐसे में जनरल जियाउल हक और जनरल अयूब खान से मुनीर की तुलना सिर्फ पाकिस्तान के काले इतिहास की ही याद नहीं दिलाता, बल्कि वो पाकिस्तान के भविष्य की भी झलक दिखाता है। पाकिस्तान में भले ही शहबाज शरीफ एक कठपुतली प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता में बैठे, लेकिन उनकी डोर जनरल आसिम मुनीर के हाथों में। आसिम मुनीर अब घोषित तौर पर पाकिस्तान के सर्वे सर्वा बन चुके हैं। मुनीर को अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद पर नियुक्त किया गया है। मुनीर का सीडीएफ का कार्यकाल साल 2030 तक रहेगा। इस नियुक्ति के बाद मुनीर पाकिस्तान में बहुत ताकतवर शख्सियत बन गए। पिछले दिनों ही मुनीर के लिए पाकिस्तान में 27वां संवैधानिक संशोधन पारित करके उन्हें वो ताकत दे दी गई जो एक समय जनरल जियाउल हक को हासिल थी। हालांकि पाकिस्तानी आवाम पहले से ही ये महसूस कर रही है कि मुनीर की नजर हमेशा पाकिस्तान पर हुकूमत करने की रही है और वो खुद को जनरल जियाउल हक या अयूब खान की तरह देखना चाहते हैं। इसीलिए मुनीर ने कठपुतली शहबाज सरकार के हाथों से अपने लिए वो करा लिया जिसकी आहट पाकिस्तानी आवाम को पहले ही मिल चुकी थी। अब पाकिस्तान में एटम बम से लेकर तीनों सेनाओं का कंट्रोल भी मुनीर के हाथों में होगा। इसका सबसे बड़ा मकसद है मुनीर की ताकत को इतना बढ़ाना कि उनका रुतबा जनरल जियाउल हक और अयूब खान जैसा बन जाए। इसके साथ ही मुनीर के प्रमोशन का मकसद पाकिस्तान में सभी नियम कानूनों और अदालतों को मुनीर की फौज के सामने बिल्कुल बौना बना देना है। पाकिस्तान में लोकतंत्र तो कई दशकों पहले ही खत्म हो चुका है।
अब पाकिस्तान में मुनीर के सर्वशक्तिमान बनने के बाद वहां न तो राजनीतिक पार्टियों का मतलब होगा और न किसी सरकार का। पाकिस्तान में अब सिर्फ सेना का कानून चलेगा, यानी पूरी तरह से मार्शल लॉ। जिस संविधान को कभी जुल्फिकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ ने जनता का दस्तावेज कहा था, अब वो पाकिस्तानी फौज का कमांड पेपर बन गया है। वैसे भी पाकिस्तान में कानून का राज कभी नहीं रहा, लेकिन अब आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को भी पूरी तरह लाचार बना देने की तैयारी कर ली। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि पाकिस्तान में शहबाज सरकार ने मुनीर के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। यही वजह है कि मुनीर को शहबाज ने असीम शक्तियां सौंप दी हैं, जो पाकिस्तान को एक बार फिर उसी तानाशाही के दौर में ले जा रहा है जहां पाकिस्तानी सेना को खुलेआम लूट और अत्याचार करने का आधिकारिक लाइसेंस मिल जाता है। आसिम मुनीर ने जनरल मुशर्रफ जैसी सीधे फौजी तानाशाही की जगह जनरल जियाउल हक की तरह तानाशाही का हाइब्रिड मॉडल तैयार किया है, जो उन्हें असीमित शक्तियां देता है। कानून और संविधान को ताक पर रखकर अब मुनीर को वो ताकत दे दी गई है जिसमें ना तो उन पर कोई केस चल सकता है, ना ही उन्हें सजा हो सकती है। मुनीर जैसे चाहें उसे अपने रास्ते से हटा भी सकते हैं। शहबाज सरकार ने भले ही मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद सौंप दिया हो, लेकिन ऐसा करके उन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी का ऐलान कर दिया है, जिसके खिलाफ चारों तरफ से आवाजें भी उठ रही हैं। अब पाकिस्तान में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या शहबाज सरकार ने मुनीर को सीडीएफ बनाकर बड़ी गलती कर दी? क्या पाकिस्तान में मुनीर के हाथों में असीम ताकत का आना अब न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है? ये सवाल लोगों के जहन में इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अब मुनीर के हाथों में पाकिस्तान का न्यूक्लियर ट्रिगर आ गया है। उसी जनरल मुनीर के हाथ में जो दहशतगर्दी और आतंकवाद में ही पाकिस्तान का सुनहरा भविष्य देखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, लेकिन फर्क इतना है कि ये फिल्म नहीं, हकीकत है। इस हकीकत ने दुनिया की एक सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर ताकत फ्रांस की नींव को हिला दिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ जासूसी नहीं थी, इसमें सिर्फ ड्रोन्स नहीं थे, इसमें दाव पर था एक पूरा देश, उसके न्यूक्लियर हथियार और लाखों लोगों की सुरक्षा। क्योंकि फ्रांस के समंदर में न्यूक्लियर सबमरीन्स के ऊपर संदिग्ध ड्रोन्स दिखने से हड़कंप मच गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका में पर्ल हार्बर जैसा हमला हो सकता था, क्योंकि हवा में उड़ते ये छोटे छोटे ड्रोन अगर गलत हाथों में होते, अगर उनके इरादे खतरनाक होते, तो फ्रांस की धरती पर वो तबाही मच सकती थी जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। आखिर कैसे फ्रांस की न्यूक्लियर सुरक्षा खतरे में पड़ गई, इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 7 दिसंबर 1941। अमेरिका के हवाई द्वीप पर सुबह की ठंडी हवा बह रही थी। अमेरिकी सैनिक अपने अपने कामों में व्यस्त थे। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता तभी आसमान से एक बम गिरा और पूरा इलाका थर्रा गया। जापानी विमानों ने ऐसा हमला किया जैसे मौत के पंखों ने पर्ल हार्बर को घेर लिया। लगभग 90 मिनट में हमला खत्म हुआ, लेकिन इन 90 मिनटों ने दुनिया का इतिहास बदल दिया। अगले ही दिन अमेरिका सीधे युद्ध में शामिल हो गया और फिर जापान से ऐसा बदला लिया जिसकी थर्राने वाली सच्चाई आज भी रूह कपा देती है। आज पर्ल हार्बर अटैक की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ दिन पहले ही फ्रांस में ऐसा कुछ हुआ जिससे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों तक सन्न है।
फ्रांस के सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकाने आइले लॉन्ग प्राय द्वीप पर न्यूक्लियर सबमरीन बेस के ऊपर 5 अनजान ड्रोन मंडराते देखेगा। ये वही जगह है जहां फ्रांस अपनी 4 परमाणु बैलिस्टिक सबमरीन रखता है। अगर यह अटैक की किसी तरह की साजिश होती तो यह फ्रांस का पर्ल हार्बर जैसा हमला हो सकता था। संदिग्ध ड्रोन नॉर्थ वेस्ट फ्रांस के समंदर में देखे गए। 5 ड्रोन न्यूक्लियर सबमरीन के ठीक ऊपर मंडरा रहे थे। सबसे पहले फ्रांस की मरीन राइफल बटालियन ने ड्रोन्स को डिटेक्ट किया। ड्रोन दिखने के बाद फ्रांस ने एंटी ड्रोन ऑपरेशन शुरू किया। ड्रोन्स को खदेड़ने के लिए सैनिकों ने फायरिंग भी की। फ्रांस के समंदर में अचानक ये ड्रोन्स किसने भेजे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन एक बात साफ है, दुनिया ऐसे ही नहीं बदलती। पहले दुश्मन घर देखते हैं, उसके बाद जासूसी करते हैं, फिर हमला करते हैं। सवाल उठता है, कौन था जो फ्रांस की न्यूक्लियर सबमरीन की जासूसी कर रहा था? कौन था जिसने सीधे फ्रांस की परमाणु ताकत को ललकारा? कौन था जो युद्ध शुरू होने से पहले की तैयारी कर रहा था? फ्रांस के अखबार ले मोंड की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन दिखते ही काउंटर ड्रोन और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। मरीन राइफल बटालियन इस न्यूक्लियर बेस की सुरक्षा संभालती है। उसने ड्रोन्स पर फायरिंग भी की। हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि कोई ड्रोन मार गिराया गया या नहीं। न्यूक्लियर सबमरीन जैसा संवेदनशील ठिकाना होने के कारण यह घटना यूरोप में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही है। फ्रांस लंबे समय से ऐसी किसी संभावित हाइब्रिड वॉरफेयर गतिविधि के खतरे को लेकर सतर्क रहा है। फ्रांस ने इस घटना के बाद कुछ बेहद कड़े कदम उठाए। पनडुब्बियों के ऊपर नो ड्रोन जोन को 10 गुना बड़ा किया गया। पूरे क्षेत्र पर एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम लगा दिया गया। साइबर और कम्युनिकेशन सिस्टम की 24 घंटे निगरानी शुरू की गई। समंदर के आसपास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रडार लगाए गए। यूरोप के सभी नाटो देशों को हाई अलर्ट पर रखा गया। यह घटना उसी पैटर्न का हिस्सा है जो पिछले कुछ महीनों से पूरे यूरोप में देखा जा रहा है। इसी हफ्ते आयरलैंड के पश्चिमी तट पर भी 4 से 5 ड्रोन देखे गए, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की फ्लाइट के ठीक बाद उनके रास्ते में दिखाई दी। ड्रोन आयरिश नेवी के जहाज के ऊपर लगभग स्थिर हो गए। ऐसा लगा जैसे कि ये जानबूझकर दिखना चाहते हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ये घटनाएं किसी बड़े पैमाने पर यूरोप की हवाई सुरक्षा को परखने की कोशिश भी हो सकती है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध, बाल्टिक में तनाव और जब नाटो और रूस आमने सामने हैं, ऐसे माहौल में किसी न्यूक्लियर बेस के ऊपर 5 ड्रोन्स का उड़ना कोई मामूली घटना नहीं। सवाल यह भी है कि क्या दूसरा विश्व युद्ध जैसा कोई बड़ा मोड़ आने वाला था? क्या यूरोप एक नए पर्ल हार्बर के मुहाने पर खड़ा था? सच तो यह है कि अगर यह सिर्फ जासूसी नहीं बल्कि हमला होता तो इतिहास बदल सकता था। फिलहाल घटना टल गई, लेकिन जिसने भी ये उड़ान भरी थी उसने साफ संदेश दे दिया है कि युद्ध अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि हवा के हर सेंटीमीटर में भी हो रहा है और यूरोप अब पहले से कहीं ज्यादा चौकन्ना हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान में एक बार फिर आतंक सभा लगी है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी पाकिस्तान के शहर बहावलपुर में इकट्ठा हुए। यहां जैश के कमांडर कसूरी ने मसूद अजहर से मुलाकात की। आतंक सम्मेलन में शहबाज और मरियम के मंत्री भी शामिल थे। पहलगाम हमले से पहले भी कसूरी और अजहर की ऐसी ही मीटिंग हुई थी। इसलिए सुरक्षा एजेंसीज को अंदेशा है कि पाकिस्तान के आतंकी आका भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर आतंक सभा लगी है। एक ही मंच पर शहबाज की सरकार के मंत्री हैं, मुनीर की सेना के अधिकारी हैं, लश्कर का कमांडर है, मसूद का गुर्गा है और हाफिज सईद का बेटा है। हाफिज, सैफुल्लाह और मसूद, पाकिस्तान से उठती आतंकी साजिश की ये नई तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर पाकिस्तान के किसी आम राजनीतिक या धार्मिक जलसे की नहीं है। ये एक आतंक सभा की तस्वीर है, जहां मजहब की आड़ में भारत के खिलाफ नफरत का जहर बोया जा रहा है। और ऐसा बीते कुछ दिनों में
कई बार हुआ है जब खुलेआम लश्कर के आतंकियों ने पाकिस्तान के सियासी मंचों से खड़े होकर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला है। कुछ दिन पहले लश्कर के कमांडर सैफुल्लाह कसूरी ने भारत में आतंकी हमले करने की धमकी दी थी और अब आतंकी मसूद अजहर के गढ़ रहे बहावलपुर में एक बार फिर टेरर कंपनी का कुनबा इकट्ठा हुआ है। खबर है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने बहावलपुर में धार्मिक जलसे की आड़ में एक गुप्त बैठक की है। इस जलसे में लश्कर और जैश की महिला विंग से जुड़ी फिदाइनों के भी शामिल होने की बात सामने आई है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि दोनों आतंकी संगठनों के सरगना कसूरी और अजहर की ये मुलाकात भारत के खिलाफ किसी नई आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकती है। सवाल बड़ा यह है कि हाफिज सईद का बेटा लश्कर और जैश के आतंकी मुनीर की सेना के जनरल और शहबाज के करीबी मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह जलसा सीरत नबी और सहीह बुखारी के नाम पर आयोजित किया गया, लेकिन मंच के पीछे चल रही थी खतरनाक आतंकी स्क्रिप्ट। इस आतंक सम्मेलन की जगह थी जामिया उम्म अब्दुल अजीज, तौहीद चौक, अहमदपुर, बहावलपुर। ऑपरेशन सिंदूर में चली मिसाइलों ने बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय मिट्टी में मिला दिया था, तो आतंकी बिलों में दुबक गए थे। मिसाइल स्ट्राइक से मुरीदके में हाफिज सईद का टेरर कैंप तबाह हो गया। लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर नेस्तनाबूद कर दिया गया, तो लश्कर और जैश जैसे 45 टेरर नेटवर्क से जुड़े आतंकी अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अब पाकिस्तान के बिलों से आतंकी बाहर आ रहे हैं। खुद पाकिस्तान की सेना बार बार आतंक सम्मेलन बुला रही है। शहबाज की सरकार इन आतंक सभाओं की मेजबानी कर रही है और हाफिज मसूद मिलकर भारत के खिलाफ खतरनाक योजना बना रहे हैं। चौंकाने वाली जानकारी यह है कि इस जलसे में महिला फिदाइनों पर फोकस किया गया, यानी अब आतंक की ट्रेनिंग में महिलाओं की एंट्री तेज हो गई है। लगातार भारत विरोधी बयान दिए जा रहे हैं, आतंकी हमलों की धमकियां दी जा रही हैं, इसलिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। क्योंकि पहलगाम हमले से पहले भी कसूरी गुपचुप तरीके से बहावलपुर ही आया था और उस वक्त भी लश्कर और जैश के बीच ऐसी ही जॉइंट प्लानिंग हुई थी। कुछ दिन पहले भी आतंकी सैफुल्लाह कसूरी के साथ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का स्पीकर मलिक मोहम्मद खान गलबहियां करता हुआ दिखाई दिया था। तब लश्कर-ए-तैयबा के साथ कम से कम 45 आतंकी संगठनों को इस टेरर सम्मेलन में बुलावा भेजा गया था और मोस्ट वांटेड आतंकियों के साथ शहबाज और मरियम नवाज के मंत्री मंच पर खड़े थे। मोस्ट वांटेड ग्लोबल टेररिस्ट और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद तब भी इस आतंक सम्मेलन में शामिल था। आतंकियों के मंच से तलहा सईद ने जमकर जहर उगला था और अब एक बार फिर वैसा ही आतंक सम्मेलन बुलाया गया है। आतंक के आका मंच साझा कर रहे हैं। सैफुल्लाह कसूरी ने मसूद अजहर से मुलाकात की है। तलहा सईद एक बार फिर मंच पर आतंकियों के साथ बैठा दिखा है। तलहा सईद, सैफुल्लाह कसूरी और मसूद अजहर, जब ये तीनों आतंकी मिलते हैं तो भारत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर रचते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि कसूरी और अजहर की यह मुलाकात
भारत के खिलाफ किसी नई आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब आपको चीन और पाकिस्तान की सीमा के करीब भारत की बढ़ती हुई सामरिक शक्ति दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में हम जो तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं उन्हें देखकर हमारे दोनों पड़ोसियों की नींद उड़ जाएगी। तस्वीर लद्दाख से आई है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक साथ 125 से ज्यादा स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसमें कई अहम सड़क और कई ऐसे पुल शामिल हैं जो भारत की सीमाओं पर तैनात सेना तक जल्द मदद पहुंचाने में कारगर साबित होंगे। लेकिन सबसे अहम 920 मीटर की वो सुरंग जो भारत के पड़ोसियों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। आज लद्दाख में एक ऐसी सुरंग का उद्घाटन हुआ जो भारत की सुरक्षा, सामरिक व्यवस्था और बॉर्डर तक मदद की रफ्तार तीनों को कई गुना बढ़ा देगी। ये लद्दाख की कट एंड कवर श्योक टनल। ये टनल लद्दाख में दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर बनाई गई। इस टनल की लंबाई 920 मीटर है। ये वो इलाका है जहां सर्दियों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। लेकिन इस टनल के बनने से अब 12 महीने ये रास्ता खुला रहेगा। ये वही रास्ता है जो भारत की डीबीओ पोस्ट तक पहुंचता है, यानी उस इलाके तक जहां से भारत सीधे चीन की हर हरकत पर नजर रखता है। इस टनल के खुलने से भारतीय सेना की पहुंच, मूवमेंट, सप्लाई और रीइंफोर्समेंट की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। मैं ये कह सकता हूं कि अभी जो हमारा नेटवर्क है, जैसा कि आपने बताया, एक जाल सा बिछाया हुआ है, एक्सियल्स, लैटरल्स और फॉरवर्ड लोकेशंस राइट टू दी माउंटेन पासेस तक की हमारी जो कनेक्टिविटी है वो और मजबूत हो गई है। इस सुरंग के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक साथ 125 प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किए। इन सभी परियोजनाओं का निर्माण BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया। करीब 5000 करोड़ की लागत से बनी ये परियोजनाएं सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर तक इनका प्रसार। इतनी बड़ी संख्या में यानी 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन एक साथ आज तक कभी नहीं हुआ है। तो यह अपने आप में BRO के लिए और हम सबके लिए मैं मानता हूं एक मेजर अचीवमेंट है। बॉर्डर वाले इलाकों में ये BRO के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। इन 125 परियोजनाओं में उसने कई सड़कें और कई पुल बनाए। ये निर्माण जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, अरुणाचल में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में और मिजोरम में किए गए। अरुणाचल प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पुलों के बनने से तवांग और बाकी फॉरवर्ड इलाकों तक कनेक्टिविटी बढ़ गई। सिक्किम में कालेब कैगोंग रोड और राबमछू संकलांग पुल तैयार होने से आपदा के बाद भी रास्ते खुले रहेंगे। मिजोरम में बने नए पुलों से भारत म्यांमार और भारत बांग्लादेश सीमा तक पहुंच बेहतर होगी। बॉर्डर पर तैनात जवान की जिंदगी का एक एक मिनट, एक एक सेकंड, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कनेक्टिविटी को सिर्फ नेटवर्क्स, ऑप्टिकल फाइबर, ड्रोन्स, राडार्स तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे सुरक्षा के बैकबोन के रूप में ही देखा जाना चाहिए। भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को मजबूत कर रहा है, बल्कि उन तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक तगड़ा नेटवर्क भी तैयार कर रहा है। फिर चाहे लद्दाख की श्योक टनल हो, नॉर्थ ईस्ट के पुल हों या हिमाचल की सड़कें, ये सभी निर्माण भारत की सामरिक और संकल्प शक्ति का नया अध्याय। लद्दाख से अंजू निर्माण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लाखों लोगों ने एक साथ भगवत गीता का सामूहिक पाठ किया। लेकिन इस धार्मिक आयोजन के तुरंत बाद बंगाल की राजनीति में सियासी संग्राम शुरू हो गया। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने गीता पाठ की तर्ज पर अब लाखों लोगों को एक जगह बुलाकर कुरान के सामूहिक पाठ का ऐलान कर दिया है।
धर्म सनातन धर्म बढ़ रहा है, इससे अच्छा बढ़िया हम लोगों का क्या अवसर मिलेगा। आदमी अगर एक साथ गीता पाठ करेगा तो क्या हो सकता है। पुनरपि जननम, कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड, पुनरपि जननी जठरे शयनम, और इतिहास का सबसे बड़ा गीता पाठ कार्यक्रम। पांच लाख से ज्यादा लोग एक ही स्वर से गीता पाठ कर रहे थे। आज बड़ी बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, ये सनातन की शक्ति का विराट प्रदर्शन है। गीता पाठ का श्लोक गुंजायमान हो रहा था, तब लग रहा था मानो हिंदू जग गया हो, दुंदुभी बज गई हो और शंखनाद हो गया हो। हारे हारे ठीक हो, आनंद में हो, क्या हिंदू एक होगा? गीता जी हमारे भारत की शान है। मंच पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, योग गुरु बाबा रामदेव, महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद और पद्म भूषण साध्वी ऋतंभरा के साथ साधु संत बैठे थे और मैदान पर दूर दूर तक भगवा झंडों के बीच गीता के श्लोक गूंज रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन स्टेज है, आपको दिखा देते हैं बड़े बड़े जो हिंदू धर्म के हस्तियां जिनको कहा जाता है वो यहाँ पे पहुँच रही है। आप लोग आज गीता पाठ करने वाले हैं। कौन सा श्लोक आप पढ़ेंगे आज? एक अध्याय, पहला अध्याय और नवम अध्याय और अष्टादश अध्याय। अच्छा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आके? आज बहुत आनंद हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत आनंद लग रहा है, नया जन्म लग रहा है, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से बहुत गर्व हो रहा है। 5 लाख लोग आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवत गीता के पहले 9वें और 18वें अध्याय का सामूहिक पाठ हुआ तो साध्वी ऋतंभरा ने इसे बंगाल में हिंदुओं के जागने की घोषणा बता दिया। बंगाल की धरती जाग गई है, संतों के नेतृत्व में आज हम अपनी आंतरिक स्वतंत्रता की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सामूहिक गीता पाठ से ठीक एक दिन पहले मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी। दावा 2 लाख लोगों के जुटने का किया गया। आयोजन की कमान थी तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर के हाथों में और अब उन्हीं हुमायूं कबीर ने गीता पाठ की तरह 1 लाख लोगों को बुलाकर सामूहिक कुरान का पाठ कराने का ऐलान किया है। सनातन धर्मावलंबी मानुष उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है। मैं अभी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष मेरा 1 लाख हाफिज को लिए मैं कुरान पाठ कराएंगे, वहाँ से खाना खिलाएंगे अच्छा से लोगों को। वो 1 लाख कुरान का हाफिज को भी खाना खिलाएगी। फिर मेरा को साथ जो रहने वाला यंग लड़का है सब, इनको भी और 1 लाख आदमी इकट्ठा करके 2 लाख का आदमी एक साथ में बैठ के वो खाना खाएगी। बाद में वो बाबरी मस्जिद का काम शुरू होगा। यानी अब पश्चिम बंगाल की धरती पर गीता और कुरान के नाम पर भीड़ जुटाने की होड़ शुरू हो गई है और इसके पीछे वजह सिर्फ धार्मिक नहीं है, इसके पीछे बड़ा राजनीतिक संदेश भी है।
हुमायूं कबीर पिछले 10 साल में टीएमसी से 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं। अब 22 दिसंबर को उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि ये आस्था का उत्सव है या राजनीति का हथियार। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।